चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है साइंस का प्रश्न है। 26 से साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 26 के टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, टेफ्लॉन जो है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का इस्तेमाल जो है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। उसके बाद चलिए 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक एसिड रेन में मात्रा होती है H2SO4 की। ठीक है, लगभग 65% तक इसकी मात्रा होती है एसिड रेन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है। तो देखिए आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ठीक है, आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो ये आपको पता है, ये गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अधिक दाब पर कार्बनीकृत मृदु पेय जैसे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि में किया जाता है। अच्छा, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा बने हैं, यानी कि द्विबंध के द्वारा बने हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये एल्कीन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, ये एल्केन होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये एल्काइन होता है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल। तो देखिए ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम जो है ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 × 5H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन विट्रियोल, ये आयरन सल्फेट होता है, इसका फॉर्मूला ग्रीन विट्रियोल का FeSO4 × 7H2O होता है। उसके बाद रेड विट्रियोल कोबाल्ट सल्फेट होता है, कोबाल्ट सल्फेट होता है। ठीक है, COSO4 × 7H2O होता है। व्हाइट विट्रियोल का ये होता है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 × 7H2O होता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो वेल्डिंग में जो है प्रयोग किया जाता है किसका, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, पेरियार जो है ये केरल में है, और यह प्रसिद्ध किसके लिए है बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाघों के लिए। अगला प्रश्न है कि वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। तो यह ओजोन है। ओजोन की कमी होने के कारण त्वचा के कैंसर का अवसर बढ़ जाएगा, क्योंकि यह सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। अगर ये नहीं रहेगी तो अवशोषित नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। अच्छा, ओजोन का कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए O3 जो होता है ये ओजोन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो सबसे ज्यादा सौर शक्ति है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा, राइट आंसर इसका सौर शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन जो है इसके विकास में लगा हुआ है, और देखिए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत कर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। वहां जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये प्राप्त करते हैं, और इसको जो है भविष्य का जो है अभी मान लीजिए कि सबसे जो है संभावना वाला ईंधन है यह। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा संकट यानी कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, काजीरंगा भी असम में है,
पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में सही दिया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है। सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। पुस्तक और लेखक का मैंने स्पेशल वीडियो आपको करा दिया है। साथ ही साथ एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, उसका सेट नंबर 11 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री नाम इनका ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अच्छा, अगर इनसे पूछा जाए कि इनकी अतिरिक्त और कौन सी रचना है, तो कागज की कोठरी। ठीक है, कागज की कोठरी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, इसका थीम क्या था, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, 2021 में इसका थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव, यहां मैं लिख देता हूं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ प्रश्न पर ध्यान देंगे, यूरोपीय यूनियन नहीं है, यह यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में है। कहाँ पर है, फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में है, याद रखेंगे। क्लियर, फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। और जो यहाँ पर लग्जमबर्ग दिया गया है, लग्जमबर्ग यूरोपीय संसद का प्रशासनिक कार्यालयों का घर है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉसबर्ग नहीं दिया गया है, इसीलिए लग्जमबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे स्ट्रॉसबर्ग जो है यही यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर है। लग्जमबर्ग प्रशासनिक कार्यालयों का घर है। और यहाँ पर देखिए यूरोपीय यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ गुप्तचर संस्था दिया गया और उनसे संबंधित देश दिया गया। अच्छा, सबसे पहले भारत की जो गुप्तचर संस्था है, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रॉ है। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, आईबी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का क्या है, तो पाकिस्तान का आईएसआई है, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, मोसाद जो है इजराइल का है, सही है। सवाक जो है ना, ये इराक का नहीं है, सवाक जो है यह ईरान का है। कहाँ का है, सवाक जो है ये ईरान का है। इराक का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है, उसका अल मुखबरात है। ठीक है, बाकी देखिए मुखबरात मिस्र सही है, नाइसो जापान ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है। अच्छा, भारत का क्या है, तो भारत का आपको पता है कि अशोक स्तंभ है। यूएसए का क्या है, यूएसए का जो है बाल्ड ईगल है, इसको बाल्ड ईगल कहा जाता है। ठीक है, बाल्ड ईगल देखिएगा एक चील उड़ता हुआ दिखाई देता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेर जो है यह नीदरलैंड का हो जाएगा। उसके बाद चलिए 43 नंबर, देखिए 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो प्रेस सेंसरशिप जो है सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजिन ने जो है लगाया था। 1799 में समाचार पत्रों का जो प्रेस सेंसरशिप अधिनियम है इसको पारित किया था और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था। राइट आंसर लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा। अच्छा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, ये सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मुंगेर के वरैया ताल विद्रोह का विरोध जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, तो यह विरोध जो हुआ था मुंगेर में वरैया ताल, यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है कोलबर्ट को। किसको माना जाता है, कोलबर्ट को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए कोलबर्ट दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कांग्रेस संविधान में जो है संशोधन भी किया गया था, परिवर्तन किया गया था, और यह है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 का, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जिसकी अध्यक्षता जो है याद रखेंगे किसने किया था, तो सीवी राघवाचार्यर ने किया था। ठीक है, सीवी राघवाचार्यर ने किया था। उसके बाद देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए ऋग्वेद जो है ना, यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है,
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,462 जो है ये ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ये दिए थे कहाँ पर? तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, और सर्वाधिक जो है ये श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। चलिए, कोसल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया है। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो अशोक का जो दूसरा बृहत शिलालेख है उसमें चोल, पांड, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, और ये बनाए गए थे चंदेल शासकों के समय में, ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक था। कौन था? ननुक था। ध्यान रखेंगे। राजधानी कहाँ पर थी? तो ये खजुराहो में थी। प्राचीन राजधानी जो थी कालिंजर थी, ठीक है, महोबा में। तो ये था आपका बौद्ध और हिंदू और जैन हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, बी और सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हिंदू और जैन धर्म। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। उसने एक नया कर लगाया था, चराई कर, ठीक है, चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो यह प्रथम मकबरा जो था यह बलबन का मकबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा बलबन ने बनवाया था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो एस्किमो जो है ना, यह ग्रीनलैंड, कनाडा, जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अच्छा, ईरान का ज्वालामुखी पूछा जाता है। देवबंद ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, ठीक है। इटली का विसुवियस है, विसुवियस, और फ्यूजियामा जो है ये जापान का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है यह चेन्नई बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो यह चेन्नई हो जाएगा। कांडला कहाँ पर है? तो कांडला गुजरात में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु में है। एन्नौर भी तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह कानपुर में की गई थी। कहाँ पर? कानपुर में 1876 में की गई थी। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो है 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ था। 1876 में इसकी जो प्रारंभिक स्थापना कानपुर में हुई थी। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कानपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए लूसेंट वगैरह में इसका आंसर 1968 लिखा गया है, लेकिन जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये 1964 दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप ऑप्शन के ऊपर से डिपेंड करेंगे। देखिए 1964 में जो है सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की बहुलता होती है, ठीक है, इसमें पोटास की बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का कमी होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पोटास हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां कृष्णा की नहीं है? तो देखिए इसमें से जो कृष्णा की सहायक नदी है वो आपका पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा है, ठीक है। ये वर्धा जो है ना, वर्धा यह गोदावरी और तुंगभद्रा की सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा क्यूरेशियो जलधारा का संबंध उसमें कौन सा सही है? तो क्यूरेशियो जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की, ठीक है, यह क्यूरेशियो जलधारा जो है ध्यान रखेंगे यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। और किस प्रकार की जलधारा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की जलधारा है?
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि क्यूराइल जो है ना, क्यूराइल 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 जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और ये गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। उसके बाद देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो यह जो है किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो किसी राज्य का विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका विघटन यानी कि उसका लोप कर सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, तो क्षमा दान है बिल्कुल, आपातकाल की है, और अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद 123 में आपको याद भी होगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। देखिए न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उसको भारत का जो संसद है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ला करके उसको हटा सकता है। उसको चलिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है, यहाँ पर देखिएगा कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा। तो यह प्रथम अनुसूची है, पहली अनुसूची है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि पहली अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्र का विवरण दिया गया है, तो राइट आंसर पहली अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो यह जो आर्टिकल है 51 है, ठीक है, अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको जो है विदेश नीति भी कहा जाता है। विदेश नीति किस अनुच्छेद में है, तो 51 में। चलिए बाकी जो है यहाँ पर देख लेंगे। अनुच्छेद जो 51 है ना, आपको बता दिया मैंने, अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। चलो उसके बाद देखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। यहाँ वास्तविक शब्द लगाया गया है, वास्तविक प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, तो ये किसके द्वारा हुआ है। तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है ये संसदीय कानून के द्वारा। वर्तमान में 6 संसदीय परिषद है, चारों दिशाओं के नाम हो जाएंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद और उत्तर पूर्व जो है क्षेत्रीय परिषद। तो 4 और 2 6 हो गए। केंद्रीय जो क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का गृह मंत्री होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 117 तक में रीजनिंग के प्रश्न है। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पर सीधे, ठीक है। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 118, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ से हो रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किसमें होता है। तो ये आपको पता है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु जो आवश्यक तत्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसे क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो यह आपका कौन सा है, तो यह सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम यह सबसे विकसित भाग है मस्तिष्क का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस तापमान, भूख, प्यास इन सबको नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी यह नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला यानी कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है, यानी कि यकृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की यह। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, शैवाल इकोसिस्टम के निम्न में से किस स्तर में आता है। तो शैवाल जो आते हैं ना यह उत्पादक है, ठीक है। शैवाल क्या है, उत्पादक है, यह जलीय पौधा है। कल ही मैंने आपको बताया था शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है,
फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है, सवाल का अध्ययन। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है, तो यह केंचुआ है। यह आपको पता भी होगा, किसानों का मित्र कहा जाता है इसको, केंचुआ हो जाएगा। उसके बाद देखिए वसा के पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? कल ही मैंने बताया था कि लाइपेज का जो श्रवण होता है ना, वो कहाँ से होता है बताइए? तो लाइपेज का श्रवण जो होता है वो अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रवण होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की क्रमशः पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो इसमें से जो संक्रामक रोग है वो टीबी रोग है, यानी कि क्षय रोग इसको कहा जाता है। रिकेट्स जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 126 नंबर है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। ठीक है, 45 होती है। राइट आंसर इसमें 45 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये सभी हार्मोन है। ठीक है, ये सभी हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, ध्यान रखेंगे। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। जॉन गुटेनबर्ग जो है इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का खोज किया था। थियोडर मैमन जो है ये लेजर हो जाएगा। सोल्स जो है, सोल्स टाइपराइटर हो जाएगा। और जेम्स पकल जो है ये मशीन गन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 9/10 भाग जो है नीचे रहता है और 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये 9/10 हो जाएगा। उसके बाद चलिए नीचे पूछा गया, ऊपर पूछता तो 1/10 भाग होता। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल खाली स्थान होता है। तो दो वस्तुओं के बीच का बल, ठीक है, तो उनकी द्रव्यमान के गुणनफल जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का आपको पता होगा कि G इक्वल टू क्या होता है? m1 × m2 बटा r स्क्वायर होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती। G क्या है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहा जाता है। इसका मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह कॉपरनिकस थे। ठीक है, कॉपरनिकस थे। ध्यान रखेंगे, इसको जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो है क्या होता है? तो इसका ताप जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर अपरिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात जो है 4:1 है और यह समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रवाहित विद्युत का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अब यहाँ पर देखिए दो गो R दिया गया, R1 और R2, यानी कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अब यहाँ पर R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दीजिए और I का अनुपात निकाल लीजिएगा। तो ये जब निकाल लेंगे ना तो 1:4 इसका आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा, 1:4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गलन बिंदु पर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गलन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये फ्यूज तार जो होता है सामान्यतः टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक का होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। कह रहे हैं ना कि इसमें वेग आधा किया जा रहा है। आप जब भी इस तरह का प्रश्न सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला को एज यूजुअल आप बाहर निकाल लें और बाकी जो बच गया वहीं आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा हाफ मास में कुछ भी नहीं कहा गया, मास सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ वेग आधा किया जा रहा है। तो वेग आधा किया जा रहा है यानी कि V/2 और ये स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे आप कि ये जो फॉर्मूला है इसको बाहर पुट आउट करें, ½ mv²।
हो जाएगा ना, यहाँ 20 बाहर आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 1/4 बच जाएगा, यही बचेगा ना भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी कि अब ये फॉर्मूला आपका बाहर निकल गया, अब बढ़ जाए कितना, 1/4, यानी कि ये चौथाई हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, चौथाई हो जाएगी। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा है, और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। उसके बाद देखिए, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की गई है, 1 जुलाई 2022। ठीक है, अभी मैंने बताया 2022 में। किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये है लुइस हैमिल्टन। कौन है, लुइस हैमिल्टन है, ध्यान रखेंगे, लुइस हैमिल्टन है। महारानी एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की महारानी है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से इनको सम्मानित किया है। उसके बाद देखिएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह सोमा मंडल बनी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24x7 यानी कि 24 आवर्स चालू रखने की बात कही है। बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है। तो यह बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो मारिया रेसा ये फिलीपींस के हैं, और दमित्री मुराटोव ये रसिया के हैं। तो ये और भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 143 नंबर है कि फुमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गया है। तो यह फातिमा बानो है, फातिमा बानो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश की हैं। उसके बाद देखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये हरराज संधू ने जीता है, हरनाज कौर संधू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि एफडीआई का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, यानी कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। तो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्या कहते हैं। उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी कहा जाता है उसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो यह M3 को कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है। तो देखिए ये जो टैक्स स्लैब है ना, 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, 18% और 28% है। यहाँ 5, 12, 18 और 28, 10% नहीं है।